Hello everyone, this is Sufyan with you guys. This session is about the scholarship stipendium scholarship, जिसमें आज मेरे साथ एक गेस्ट मौजूद है जिनसे हम कचेरी करेंगे और इस कचेरी में हम उनसे उनसे सब कुछ उगलवाएंगे जो उन्होंने अपने टाइम पे एफर्ट्स किए थे, ठीक है, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी कंफ्यूजन है, वो सब क्लियर हो जाए। तो इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और इसको सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिए मेरे चैनल को गाइस। सो दिस इज सुफियान मेमन विथ यू नाउ। तो मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ। तो इस गेस्ट का नाम है पाशा इब्राहिम सिराज। आज का लिए नाम है इसका। तो पाशा इब्राहिम सिराज, कैसे हैं आप? सर ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का करम है, मैं बिल्कुल ठीक। आई एम ऑल्सो परफेक्टली फाइन। तुम्हारा पहले कुछ और नाम था? सर वो यहाँ आने के बाद फिर लास्ट नेम फर्स्ट हो जाता है ना, तो पाशा पहले जो था वो आखिर में आता था पाकिस्तान में। अच्छा। इब्राहिम सिराज फर्स्ट नेम था मेरा। यहाँ आने के बाद पाशा पहले हो गया है, इब्राहिम सिराज बाद में हो गया है। देखो, यानी बाहर जाने के बाद लोगों के नाम बदल जाते हैं, हाँ। बस वो सब कुछ ही बदल जाता है सर, नाम नहीं बदलता। आपको पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता। चलें, जबरदस्त। तो सिराज, थैंक यू फॉर माय इनविटेशन। बेसिकली मेरा जो यूट्यूब चैनल मैंने अभी लॉन्च किया है, तो उस पर मैंने एक वीडियो पहले इंट्रोड्यूस कर दी है गाइस। अगर किसी ने नहीं देखी हो तो दैट वाज द इंट्रोडक्टिव वीडियो अबाउट स्टाइपेंडियम स्कॉलरशिप। दिस इज द सेकंड वर्जन, जिसमें आई वांट all the queries to be cleared by the student who is currently at Debrecen, and he is basically in Debrecen just because of this scholarship, stipendium scholarship. So I want Pasha just to tell the audience के आपके सबसे पहले ग्रेड्स क्या थे और आपने ये सर स्कॉलरशिप का कैसे प्लान किया? सर जब भी मैं अपने ए लेवल्स के फाइनल ईयर में था, तब से ही मैंने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई वगैरह करना शुरू कर दिया था, रिक्वायरमेंट्स वगैरह सर्च कर रहा था। तो यूरोप में मुझे हंगरी, जर्मनी और नॉर्वे जो थी वो ऑप्शंस मुझे मिले। लेकिन ये था कि यहाँ पे नॉर्वे में और जर्मनी में एजुकेशन फ्री होती है, लेकिन वो ये होता है कि आपको लिविंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो अफोर्ड करने पड़ते हैं। इवन इफ द एजुकेशन इज फ्री, लाइक द ट्यूशन इज फ्री, यू स्टिल हैव टू अफोर्ड फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस। Yes, और fine. वो लिविंग एक्सपेंसेस के लिए भी आपको फिर ब्लॉक अकाउंट वगैरह के चक्कर में पड़ना पड़ता है। तो फिर ये उसी दौरान सेकंड बैच जो थी वो स्टाइपेंडियम की स्टार्ट हुई थी। एचईसी ने अनाउंस किया था, तो फिर मैंने पढ़ा, अखबार में इसकी ऐड पढ़ी और फिर मैंने उसको अप्लाई किया वहाँ पे अपनी फील्ड के हिसाब अब तो ये बड़ा कॉमन है, स्टाइपेंडियम इज वेरी पॉपुलर नाउ, लाइक यू से। आर सर द अभी फाइनल तो ईयर स्टूडेंट एट डेविसन एज फार एज आई नो। तुम्हारा बस अबाउट टू ग्रेजुएशन होने वाला है, लाइक यू आर जी जी सर, इन आई फाइनल एम अबाउट टू सेमेस्टर। ग्रेजुएट विद इन 2 मंथ्स Oh, इंशाल्लाह। और that's जो really amazing, that's really तो good. ये है कि अभी मैंने इस सितंबर में कोई पांचवी या छठी बैच आई है स्टाइपेंडियम की। Oh, हाँ, तो that's good. तो मेरा ख्याल है शुरू हर शुरू में साल तो लोगों more को than पता नहीं 150। होता था, लोगों को इस स्कॉलरशिप के बारे में इट वाज टोटली न्यू। बट अब हर किसी को पता है कि हाँ, पाकिस्तान से कोई 200 100 150 स्टूडेंट्स हर साल जो हैं वो आते हैं स्कॉलरशिप पे और अपनी स्टडीज को परसू करते हैं। लेकिन अभी ये कॉमन हो गया। हमारा जिस जिस दौर में मैं आया था उस दौर में ये इतनी कॉमन नहीं थी, लोगों को नहीं पता था इसके बारे में। Yes. तो सिराज, मुझे बताएं कि इसमें अप्लाई करते वक्त दो पोर्टल्स हैं, एक हैक का पोर्टल है और एक जी सर। स्टाइपेंडियम का अपना पोर्टल है, तो दोनों को साथ में फिल करना पड़ता है? जी सर, एप्लीकेशंस आपको दोनों में फिल करनी पड़ती हैं। उसके बाद फिर वो सारी आपकी जो क्रेडेंशियल्स हैं वो आप दिखाते हैं, क्योंकि एचईसी जो है यहाँ पे ओ लेवल्स और ए लेवल्स के जो भी स्टूडेंट हैं उनके जो ग्रेड जाते हैं वो मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट एचईसी कंसिडर्स इज योर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। आपका जो यस। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है, आप अगर ओ लेवल्स या ए लेवल्स के बैकग्राउंड से हो तो वो होना बहुत ज़रूरी है। सो अगर ये आप आपको यानी इक्विवेलेंस की जरूरत पड़ी थी एट द टाइम ऑफ द जी जी स्कॉलरशिप? 100%, क्योंकि एच ई सी डजेंट केयर इफ यू गॉट ए स्टार्स और यू इफ यू गॉट बीज और सीज। literally HEC doesn't give a shit about it. What it actually matters to HEC is what is your, the final percentage in equivalent certificate. That all चले चले, ये भी all एचएससी की matters. मेहरबानी, वो कंसीडर तो कर रहा है ना किसी तरीके से। Yeah. या तो बस अच्छा। वो तो होता है कि आप अप्लाई करते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट्स। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी बैचलर्स की जो ट्रांसक्रिप्ट और डिप्लोमा है वो भी चाहिए होता है।
लेकिन 16 इयर्स ऑफ प्रीवियस एजुकेशन चाहिए होती है आपको अप्लाई करने के लिए। 12 इयर्स ऑफ या 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन मास्टर्स के लिए वो कंसिडर नहीं करते। कंसिडर, यस। तो उसके बाद फिर एचईसी शॉर्टलिस्ट करती है एप्लीकेंट्स को ऑन द बेसिस ऑन देयर एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, एंड देन वो जो एक एचईसी टेस्ट कंडक्ट करती है, बैचलर्स का तो करती है, तो कभी उनका दिल करता है तो करती है, कभी उनका दिल करता है तो नहीं करती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस दैट कम्स पर ईयर। तो ऐसे होता है। जब जिस दौर में मैं आया था उस दौर में टेस्ट कंडक्ट हुआ था एचईसी का, उसके बाद मेरे बाद आने वाली बैच का भी हुआ था, उसके बाद फिर जो आई थी उसका नहीं हुआ था, और अभी जो आई है उसका फिर से हुआ है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस दैट दे हैव पर ईयर। तो उसके बाद से फिर वो अपना जो क्राइटेरिया है वो डिफाइन करते हैं। तो उस टेस्ट के अंदर क्या होता है बेसिकली, व्हाट लेवल ऑफ दैट टेस्ट? बेसिकली अब इंटरमीडिएट लेवल का होता है, यानी मतलब किस किस्म का टेस्ट होता है? सर वो जो टेस्ट होता है एचईसी जो कंडक्ट करती है वो डिपेंड करता है कि आपने किस प्रोग्राम में अप्लाई किया है। इंजीनियरिंग में अगर आप अप्लाई करते हैं तो मोस्टली फोकस जो होता है टेस्ट का वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स पे होता है। अगर आप वो मेडिकल साइंसेज वाले प्रोग्राम्स, फॉर इंस्टेंस पब्लिक हेल्थ में, फिजियोथेरेपी में अप्लाई करते हैं, तो फिर उसका ये सीन होता है कि वो एचईसी आपको फिर ऑब्वियसली बायोलॉजी उनका टेस्ट लेती है, और फिर अगर आप बिजनेस वगैरह में अप्लाई करते हो तो फिर इंग्लिश का भी टेस्ट होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द फील्ड ऑफ स्टडी इन विच यू आर एक्चुअली अप्लाइंग, तो उसके हिसाब से एचईसी का जो टेस्ट होता है वो कंडक्ट होता है। ओके। एंड देन डेफिनेटली आफ्टर शॉर्टलिस्टिंग आपका डेब्रेसन, क्योंकि आपने डेब्रेसन को चूज किया है, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं एज फार एज आई गॉट टू नो। तो एक तो डेब्रेसन आपने फिल किया होगा, दूसरा कौन सा था? सर 3 मेरे ख्याल से ऑप्शंस चूज करने होते हैं। पहला ऑप्शन जो था वो मेरा डेब्रेसन यूनिवर्सिटी था, क्योंकि उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफर हो रही थी। दूसरा बुडापेस्ट में बंदे जाते हैं, वहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज हैं। और तीसरा जो था वो भी मेरा डेब्रेसन में ही था प्रोग्राम जो था। तो मतलब इन शॉर्ट मेरा इंक्लिनेशन थोड़ी डेब्रेसन की तरफ ज्यादा थी, because I think Debrecen is more popular than other university in stipendium scholarship. नहीं सर, एक्चुअली अगर आप बुडापेस्ट में जाएं तो वहाँ पे जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं वो ज़्यादा हैं, और वो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को प्रेफर करती हैं। लेकिन ये है कि डेब्रेसन की जो यूनिवर्सिटी है उसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो इतना ज़्यादा हाई नहीं है। लोग सिलेक्ट कर देती है वो। तो मैंने जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड मैंने डेब्रेसन में अप्लाई किया था। तो आई थॉट कि मैं शायद आई माइट गेट रिजेक्टेड इफ आई अप्लाई इन बुडापेस्ट यूनिवर्सिटीज, तो इसलिए मैंने डेब्रेसन में अप्लाई किया था जी। चलिए, परफेक्टली फाइन। तो अभी आपका जो मेजर है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राइट? जी सर, जी सर। तो आप क्या वहाँ की स्टडीज को कैसा आप, अच्छा मुझे एक और चीज़ थी कि आपको अपॉर्चुनिटीज वहाँ मिल रही हैं डिफरेंट, मुझे पता चला था आप यूएस भी गए थे वहाँ से। तो इंटरनेशनल एजुकेशन को आप किस तरह देख रहे हैं, और इस स्टाइपेंडियम के बेनिफिट्स आप कैसे देख रहे हैं? सर मेरे ख्याल से एक तो आप स्टाइपेंडियम के अंदर आते हो तो आपको जो बेनिफिट मिलता है वो पूरे यूरोप का आपको एक्सेस जो है वो मिल जाता है। अब यूरोप में ऑलमोस्ट 26 शेंगन कंट्रीज हैं। उसके अलावा फिर दूसरे नॉर्वे, लीचेस्टन है, जो आइसलैंड है, जो कि नहीं है इन्वॉल्व, मतलब कोई 32-33 कंट्रीज अराउंड जो है आप वो उस वीजे पे जो है वो आप विजिट कर सकते हैं विदाउट वीजा। तो उसमें ये होता है कि आपको जहां भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, वरना पाकिस्तान में ऐसा होता है कि कहीं अप्लाई करते हैं उसके बाद फिर वीजा अप्लाई करना पड़ता है, वीजा लेना पड़ता है, उसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है, आपको फीस भरनी पड़ती है। इंटर्नशिप के लिए भी अगर आप जा रहे हो 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे ये है कि अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप चले जाओ, आपको वीजा की जरूरत ही नहीं है। तो लोग यहाँ पे आते हैं तो वीजा लगा हुआ है। जी, आपको यहाँ पे जो परमिट मिलता है वो आपको इंटाइटल करता है कि आप किसी भी कंट्री जा सकते हैं विद इन यूरोप। तो इसका एक ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, और इसी एडवांटेज की वजह से मैं फिर आगे पीछे जो वॉलंटियरिंग प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, और ये जो एक्सचेंज प्रोग्राम था यूएस का, वो इसी के थ्रू गया था। क्योंकि मैं हंगरी आया था, तो यहाँ आने के बाद जो मेरा जो परमिट था वो मुझे इंटाइटल करता था कि मैं इन एक्सचेंज प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकूँ। वरना मैं पाकिस्तान में होता तो फिर मैं नहीं अप्लाई कर सकता था। यहाँ का रेजिडेंस परमिट मुझे मिला हुआ था, तो वो फिर अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो खुल जाती हैं जब भी आप यूरोप में पहुंचते हैं। जी। अच्छा, अभी आपको डेफिनेटली मतलब इट्स 100% फ्री, तो मतलब आपकी ट्यूशन फीस भी कवर हो जाती है, आपका लिविंग भी कवर हो रहा है, राइट? जी sir, it's a fully funded scholarship. You don't have to pay any tuition fees. You are getting accommodation allowance and monthly stipend, and you are covered, and your health insurance is also covered. So it's like everything is fully funded. Okay, that's good. अच्छा, आप वहाँ पे जॉब वगैरह कर सकते हैं?
और अगर कर सकते जी हैं तो सर। क्या वेज रेट है? जी सर, वैसे आपको अगर आप कंपैरिजन करते हैं हंगरी का टू द बिगर इकोनॉमीज लाइक जर्मनी, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, जो कि डेवलप्ड, फ्रांस, जो कि डेवलप्ड इकोनॉमीज में कंसीडर किए जाते हैं, वहाँ पे वेज रेट हाई होता है, अराउंड कोई 10 यूरोज, 15 यूरोज पर आवर आपको मिलता है वहाँ पे काम करने का। बट ये हंगरी आपको पता है कि वो इतना इकोनॉमिकल वाइज जो है वो कंट्री वो इतना ज़्यादा नहीं है, और इसी वजह से ये स्टाइपेंडियम के लोगों को स्कॉलरशिप दे रहा है कि आए और हमारे कंट्री का जो नाम है वो आगे तक के लोगों तक पहुंचे, कि हम लोग एजुकेशन में प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे वेजेस जो हैं वो पार्ट टाइम स्टूडेंट जॉब्स की वो इतनी हाई नहीं है, लेकिन इतनी होती ज़रूर है कि यहाँ पे आप रह के अपना जो है वो आप अफोर्ड कर सकते हैं, लिविंग एक्सपेंसेस नहीं, जो वगैरह जो एक है। बच्चा स्कॉलरशिप पर आ रहा है तो उसके लिए जी तो जी। वैसे सब कुछ फ्री है, लाइक इट्स ऑल जी सर। फंडेड। तो अब उसके हम्म। पास पीछे क्या रहता है? मेरा ख्याल से खाली फूड रह जाता है, इजंट इट? या वो उसके भी सर वेजेस सर मिल जाते? स्टाइपेंड जो मिलता है उसमें से भी आपके फूड एक्सपेंसेस निकल जाते हैं, फिर वो जो शॉपिंग वगैरह आप करते हो, ओके, एंटरटेनमेंट करते हो, घूमते वो हो फिरते हो आगे, वो ठीक आप है, जॉब से निकाल सकते हो। वो जॉब ये से होता है। निकाल सकते हैं। ठीक है, जी दैट्स सर। दैट्स गुड। तो आपने स्टार्ट में कौन सी जॉब की थी? सर यहाँ पे दैट्स मे बी ए जॉब जो, पर्सनल क्वेश्चन, नो नो ठीक इट्स नॉट है। अ पर्सनल क्वेश्चन, आई नथिंग इज पर्सनल सर इन माय लाइफ, नो डोंट वरी। करेक्ट। अच्छा, तो यहाँ आने के बाद ये हुआ था कि एक तो आप डिपेंड करती है कि आप किस शहर में रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज आपको वहाँ पे जो है वो दिखनी पड़ती हैं। बुदापेस्ट में कंपैरेटिवली अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं, लेबर वर्क भी बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं स्टूडेंट्स के हवाले से, कैशियर वगैरह करते हैं, जॉब करते हैं, मैकडोनल्ड्स वगैरह में काम करते हैं। लेकिन डेब्रिसन में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जो डेब्रिसन में बच्चे आते हैं। तो मैं तो उनको यही एडवाइस करूंगा कि जिनको जो सेल्फ पे आ रहे हैं उनको ऑब्वियसली अपना खर्चा वगैरह निकालना होता है, वो स्कॉलरशिप पे जो नहीं आते, सेल्फ पे जो आ रहे हैं वो लोग बुदापेस्ट वगैरह ऑप्शन चूज करें, क्योंकि वहां पे फिर वो लोग ये है कि एटलीस्ट अपने लिविंग एक्सपेंसेस पर मंथ के अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा। और यहाँ डेब्रिसन में ये आप जो मुझसे पूछ रहे थे, यहाँ पे एक जो मेन वाइट कॉलर जॉब है जो वो है एक कॉल सेंटर की जॉब है। अच्छा। वहाँ वहाँ कॉल सेंटर में आप एक एयरलाइन कंपनी में काम करते हो, और वो ये कि आपको वहाँ पे कॉल सेंटर में काम करके फिर आपको रिजर्वेशंस वगैरह कस्टमर को डील करना पड़ता है, तो इट्स एक्चुअली यू आर कस्टमर सर्विस एजेंट। दैट्स नॉट बैड। लोग हाँ ऑस्ट्रेलिया इट्स अ में गुड, टैक्सी भी चलाते हैं स्टार्ट में। हाँ इट्स अ वाइट कॉलर जॉब, और ये होता है कि आप वहाँ पे सीट पे बैठते हैं, कंप्यूटर आपको देते हैं, वहाँ पे आपको इंग्लिश में बात करनी होती है, ऑब्वियसली दे चेक योर लेवल ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश हम्म। आपको आनी चाहिए, स्पीकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो वो आपको रिक्रूटमेंट करते हैं। एक जो सबसे वाइट कॉलर जॉब जो मैंने मोस्टली देखा है यहाँ पे जो करते हैं डेब्रिसन में, वो ये है कि आप अच्छा, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो ट्रांसपोर्ट ठीक। में। बाकी उसके अलावा सर और जॉब्स ये हैं जो कि लेबर वर्क्स हैं, वो तो फिर वो आपकी लक होती है, किसी रेस्टोरेंट में आप चले जाएं, वहाँ पे आप किचन में काम करना शुरू कर दें, डिश वॉशिंग करना स्टार्ट कर दें, शेफ बन जाएं, काम करना शुरू कर दें, ये भी हो सकता है। प्लस में मैकडोनल्ड्स में भी कुछ लोग पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, और वो भी बहुत बहुत ही टफ मिलती है, जब आप एप्लीकेशन ओपन होती हैं तभी वो आपको अलाउ करते हैं कि आप काम करें। तो डेविल्सन में कोई पार्ट टाइम जॉब का सीन इतना खास नहीं है, अच्छा। अगर काम करना ही है, और क्योंकि हम स्कॉलरशिप वाले हैं, तो अगर हम काम नहीं भी करते हैं तो एटलीस्ट आई एम श्योर कि मेरे साथ दूसरे लोग भी एग्री करेंगे इस बात पे कि वो लोग अपना महीने का जो एक्सपेंस है वो स्कॉलरशिप की स्टाइपेंड पे निकाल लेते हैं। लेकिन जो दूसरे बंदे हैं वो लोग फिर ऑब्वियसली उनको काम करना पड़ता काम है हर करना महीने, वो पड़ता घर से नहीं पैसे मंगवाते। तो यही सीन है, अगर आपको काम करना है तो फिर आप बुदापेस्ट चले जाए पार्ट टाइम के लिए, यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। है। ठीक है। अच्छा, जब आपने अप्लाई किया था तो आइल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट थी नहीं? आपने हैक क्लियर कर लिया, फिर आपने जो है हंगरी का टेस्ट क्लियर कर लिया, यानी डेब्रिसन का टेस्ट क्लियर कर लिया, वाज देयर एनी रिक्वायरमेंट ऑफ आइल्स या फिर इंग्लिश इंटरव्यू देना पड़ा था? सर डिपेंड करता है जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं। मेरे ख्याल से एक बिजनेस यूनिवर्सिटी है बुदापेस्ट में जो कि बहुत ही हाईली रेप्यूटेड कॉलेज है, उसका नाम आईबीएस, कॉर आई गेस। नहीं नहीं, आईबीएस नहीं है, कॉर्नेवस यूनिवर्सिटी है सर, अच्छा। कॉर्नेवस यूनिवर्सिटी ऑफ बुदापेस्ट। अच्छा। उसमें ये है कि बिजनेस की कुछ हैं, इकोनॉमिक्स और बिजनेस के कुछ प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे, उनको फिर एसएटी भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, आइल्स भी एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा। लेकिन डेब्रिसन में आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो नहीं, ओके। आपको एक सिंपल सिंपल एक स्काइप कॉल करते हैं, आपकी एडमिशन कमिटी जो है वो आपको कॉल करती है, और वो बात करती है, इंटरव्यू लेती है आपका। अगर आप उनको इंग्लिश अपनी मुतमईन कर सकते हो उनसे, तो फिर वो आपको जरूरत नहीं है आइल्स वगैरह देने की, फिर आप
ठीक है। अच्छा, which program do you highly rank at Debrecen? Like I know that their MD program, यानी medicine program is highly ranked. या बट वो या हमारे या पास अनफॉर्चुनेटली हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसको स्कॉलरशिप के अंदर नहीं डाला। हमने कहा कि बिल्कुल नहीं, हम नहीं भेजना बिल्कुल चाह सर। रहे हमारे डॉक्टर्स को बाहर, हम पाकिस्तान जी में ही सर। उन्हें पढ़ाएंगे। तो जी अब सर। हमारे पास जो ऑप्शंस है वो मेरे ख्याल से कुछ इंजीनियरिंग के हैं, सोशल साइंसेज हो सकता है, बिजनेस है, और एक पायलट प्रोग्राम है। पायलट का मेरा ख्याल जी है सर। आज तक कोई बच्चा नहीं गया पाकिस्तान से पढ़ने के लिए। पाकिस्तान से मैंने नहीं देखा आज तक कोई हाँ, प्रोफेशनल पता नहीं पायलट क्यों, में आया जबकि हुआ अपने। इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोग्राम ऑफ डेवरेशन। तो हाँ जी सर। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, मतलब कौन सा इस पर प्रोग्राम वहाँ का मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम कह सकते हैं, या जिसके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं वहाँ पर? सर मेरे ख्याल से यहाँ पे जो फिजिक्स का प्रोग्राम है, जो बीएससी फिजिक्स का प्रोग्राम है, उसकी रैंकिंग अच्छी खासी है। इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग अच्छी है, यहाँ से होती है। मैकेनिकल में मैं था, वो भी ठीक थी। मैं नहीं कहूँगा कि इतनी ज़्यादा अच्छी है या ज़्यादा बुरी है, ठीक थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी ठीक थी। और बाकी जो मेडिसिन वाले स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी कहते हैं कि दे आर फेसिंग टफ टाइम। लाइक अच्छा। फिजियोथेरेपी के जो स्टूडेंट्स हैं और पब्लिक हेल्थ के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग भी टफ टाइम फेस कर रहे होते हैं। तो डिपेंड करता है मेरे ख्याल से। एजुकेशन अच्छी है, लेकिन मेडिसिन ऑब्वियसली कम्स एट टॉप, और वो ऑफर होती नहीं है वो एचईसी के ऑफर थ्रू। नहीं होती है। वो ऑफर ही नहीं होती। लेकिन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाला प्रोग्राम भी जो है वो भी बड़ा अच्छा है। अच्छा। मेरे फ्रेंड्स हैं उसमें, एंड बीबीए करवाते हैं। हाउ इज मेकाट्रॉनिक्स एट डेवरेशन? सर मैकेट्रॉनिक्स और मैकेनिकल की क्लासें जो थी वो फर्स्ट ईयर की ऑलमोस्ट सेम थी। अच्छा। क्योंकि तो क्लासेस तो ऑलमोस्ट सेम थी फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर की, लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ से फिर आपकी वो जो क्लासेस है वो चेंज होना शुरू हो जाती हैं। वो भी ठीक है, फैकल्टी उनकी बिल्कुल डिफरेंट है, हमारी फैकल्टी बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे मैं आपको पढ़ाई का ये बताता हूँ कि आपको एफर्ट्स खुद पुट इन करनी पड़ेंगी, आपको हमेशा टीचर पे रिलाय नहीं करना पड़ेगा। एक ये चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे पता है, आप जब यूरोप में पहुंचते हो जहाँ पे जो इंग्लिश है वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, तो यहाँ पे आप लैंग्वेज बैरियर फेस करते हो। ऑल्दो द टीचर्स आर वेरी क्वालिफाइड और उन्होंने अच्छी अच्छी पीएचडी वगैरह की होती हैं, अपने सब्जेक्ट के वो एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन ये है कि जब वो इंग्लिश में ऑब्वियसली लेक्चर देते हैं तो कभी कभी वो ऐसा होता है, कोई टीचर जिसकी इंग्लिश कोई अच्छी खासी होती नहीं है, थोड़ी अंग्रेजी में मसला होता है, तो फिर वो आपको समझ में नहीं आता है, तो फिर आप सवाल करते हो प्रोफेसर से, तो फिर वो आपको फिर अलग से समझाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे आप एक चीज ये नोट करके आ जाए कि जो प्रोफेसर्स को आप इतना एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपको इतना ज्यादा अच्छा पढ़ाएगा। हाँ, आपकी हेल्प आउट वो टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटीज करते हैं, लेकिन आपको खुद भी एफर्ट जो है वो पुट इन करनी पड़ेंगी। मैंने भी ऐसा ही किया था। कुछ लेक्चर मैंने ऐसे अटेंड किए थे जिसमें प्रोफेसर्स की इंग्लिश क्योंकि सही नहीं थी, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो लेक्चर वगैरह समझ नहीं आता था, तो फिर मैं आके यहाँ पे ऑनलाइन वीडियोस जो होती थी वो वो देख एडेक्स लेते। कोर्सेरा ओके। वगैरह से वो खुद आके करता था। अच्छा, चलो तो अब इतनी हमें एक्सपेक्टेशंस हाई ना ना रखें, रखें। डेब्रिसन की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि बुदापेस्ट में जो यूनिवर्सिटीज हैं वो, उसमें अगर आप अप्लाई करते हो तो उसमें मैंने सुना है कि वो अच्छी पढ़ाई अच्छा। होती है वहाँ पे बुदापेस्ट में। जी अच्छा, चलो अब हंगेरियन लैंग्वेज में कोई एक सेंटेंस बोल के बताओ। सर, नैम टू डोम मतलब आई डोंट नो। और अच्छा। एक ये होता है सिया मीन्स हाय हेलो। कोसोनम कहते हैं सो थैंक यू को। यही एक अच्छा। दो वर्ड्स हैं जो मुझे आते हैं, ताकि हम अच्छा। कोऑर्डिनेट करते तो तुमने अभी हैं। तक मतलब हंगेरियन लैंग्वेज नहीं सीखी वहाँ पे? नहीं सर, नहीं सीखी, इसका एक रीजन है, वरना मैं सीखता। अच्छा। रीजन ये है कि मैंने अपना मास्टर्स जो है, ये मैंने अपना फ्यूचर है वो हंगरी में देखा ही नहीं है। ओके। तो मैं क्यों खामखा मैं लैंग्वेज सीखता और उस पर अपनी टाइम जो है वो मैं एफर्ट जो है वो पुट इन करता। मैंने तो मास्टर्स जो है वो अभी कहीं बाहर या जर्मनी में या नॉर्वे में अप्लाई करना है, या आगे पीछे कर रहा हूँ। तो जब मेरा फ्यूचर नहीं है हंगरी में, तो फिर मैं इसीलिए लैंग्वेज में इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर कहीं पे आप जा रहे हो, आपको परमानेंट रेजिडेंस चाहिए उस कंट्री की, आपको जॉब चाहिए, तो आपको लैंग्वेज सीखना बड़ी बड़े जरूरी है। बहुत। उसके बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते। हाँ, इट्स ठीक। नॉट पॉसिबल कि आप बैठ के यहाँ पे आप कहेंगे कि आपने डिग्री कर दी है यहाँ पे तो आपको जॉब आराम से मिल जाएगी। ऑब्वियसली यू हैव टू टॉक एंड डील विद द लोकल्स, तो आपको नेटिव लैंग्वेज जरूर आनी चाहिए यहाँ पे। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, तब पाशा, आपको मैं चलेगा। शायद शुरू में बताना भूल गया कि पाशा ने जो ओ एन ए लेवल है वो क्रेडिट कॉलेज पटारो से किया है। जी ठीक है, सर। विद स्ट्रेट एज इन ओ लेवल्स एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ एज एंड बीज इन ए लेवल्स।
अच्छा तो पाशा, अब मुझे एक और चीज बताएं कि इस स्कॉलरशिप का ड्रॉबैक क्या है? सर मेरे हिसाब से ड्रॉबैक तो कोई है नहीं, क्योंकि आप इंटरनेशनल एक्सपोजर जो गेन करते हैं यहाँ आने के बाद, दैट इज अनमैचेबल। मेरे ख्याल जबरदस्त। से यहाँ आने के बाद आपका दिमाग थोड़ा खुल जाता है। आप पाकिस्तान में विद इन द प्रेमिसेस देखो लिमिटेड होते हो वहाँ पे। ज्यादा नहीं खोलना हमें अपना, हमारे बच्चों का दिमाग। हमें सर दिमाग खोलने का मकसद ये है कि आगे पीछे आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, ओके, कोऑर्डिनेट करते हो। ठीक है। तो वो एक एडवांटेज है इस स्कॉलरशिप का ऑब्वियसली। लेकिन अच्छा, मेरी ये नजर में है एक कि ड्रॉबैक है, आई थिंक यू माइट एग्री that you have जी to come back to Pakistan for some time, at least you have to spend about 2 years in Pakistan। जी ये शायद HSC की शर्त है, तो ये ड्रॉबैक नहीं जी कह सकते क्या हम इसको? सर, ये ऑब्वियसली आपको एचएससी शॉर्टलिस्ट करके भेज रही है, देन इट एक्चुअली एक्सपेक्ट्स यू टू कम एंड सर्व द कंट्री। बट मैंने ये भी सुना है कि लोगों से कि वंस यू ग्रेजुएट और अगर आप उसके बाद आप एचएससी में अप्लाई करते हो एनओसी के लिए कि आपको मास्टर्स परसू करना है अपना, तो देयर आर चांसेस कि वो आपको एनओसी जो है वो इशू कर दे और फिर आप मास्टर्स जो है अपना परस्यू कर सकते हैं। मैंने 2-3 एप्लीकेंट्स ऐसे देखे हैं जिन्होंने एनओसी अप्लाई किया था, शायद उनको मिल गया था अच्छा, और वो भी मास्टर्स भी परसू कर रहे हैं। तो ऐसा होता है, वरना फिर आपको तो ऑब्वियसली 2 सालों के बाद दो आपको साल अपने एटलीस्ट आपको अपने कंट्री को सर्व करना है। अच्छा, दूसरा डिग्री की एक्रीडेशन, मतलब डिग्री जो है वो ये था कि HSC स्कॉलरशिप तो दे रहा है लेकिन उसी की डिग्री को वो वेरीफाई नहीं कर रहा था। ये एक बड़ा इशू जी चल जी रहा जी था। सर। तो सर जी मेरी जी सर। डेब्रेसन से बात हुई थी पर्सनली, तो उन्होंने कहा था कि हमारी तरफ से तो हमने क्लियर कर दिया, पता नहीं क्यों ये इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। तो आई डोंट नो कि आपके साथ भी अल्लाह ना करे ऐसा कोई इशू आए, क्या इस बारे में कोई अपडेट है आपको? जी सर, अभी अभी इसी बारे में रिसेंटली अपडेट हमें मिली थी, शायद आपने कांटेक्ट किया था इसीलिए इन्होंने इस चीज़ को सीरियसली वगैरह लेना शुरू कर दिया। तो ये था कि एक हमारा स्टूडेंट यहाँ ग्रेजुएट होने के बाद गया जब वापस पाकिस्तान, तो कहा पीएससी ने कि आपकी जो डिग्री है वो बिल्कुल ही वैलिड नहीं है और हम इसको रिकॉग्नाइज हाँ, ही नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो ये कोई तो ये उसने कोई स्क्रीनशॉट्स वगैरह दिखाया भेजे, हम वो लोग सब स्क्रीनशॉट परेशान तो हो बात गए। से मेरे पास भी आया था। तो वो मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में ही रुल रहा होगा। तो I shared that screenshot to the officials of University of Debrecen, and राइट। they replied the email, the conversation of hack with them। तो उसमें तो क्लियर लिखा था कि भाई ये हो चुका है पैक। अब फिर पता नहीं क्या मसाइल है। सर ये है कि अभी पहले उन्होंने देखा था कि फियानी एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन यस, इंस्टीट्यूशन एक है जिसमें मतलब सारी यूरोपियन जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका नाम जो होता है वो होता है। लेकिन शायद डेविडसन का नहीं था उस दौरान पे नाम। लेकिन अभी मेरी अच्छा, अपनी इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम लोगों का एग्रीमेंट फियानी के साथ साइन हो गया, तो अब ये प्रॉब्लम विद इन 1 और 2 मंथ्स रिजॉल्व होने वाली है। चलें, सो दैट्स इट्स गुड। नॉट गोइंग टू बी सेम चलें। एनी मोर। अच्छा, अब जी आप स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि वो ऑलरेडी जो प्रिपेयर होके किस हवाले से, यानी क्या क्या सजेशंस होंगी, यानी फूड के हवाले से बताएं, और लाइक स्ट्रेस शुरू में किस तरह का फील हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो शुरू में आपके साथ हुई हो, तो आप क्या एडवाइस करेंगे स्टूडेंट्स को? अच्छा सर, मैं हूँ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टूडेंट और मैं बात सीधी करूँगा। मेरे हिसाब से टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो दो हैं। एक हैं जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं पाकिस्तान में, और एक हैं जो अच्छी से कम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, इतनी खास यूनिवर्सिटीज़ में वो नहीं पढ़ रहे हैं। हम्म। अगर फॉर इंस्टेंस एक बंदा जो नस्ट में पढ़ रहा है, पियास में पढ़ रहा है, लम्स में पढ़ रहा है, लाहौर में पढ़ रहा है, अगर वो ये छोड़ के आएगा कि मैं स्टाइपेंडियम पे चला जाऊं, तो उसको थोड़ा मसला होगा, क्योंकि नस्ट और लम्स जो है वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। मैं ओके। मैं स्ट्रेट अवे फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ, क्योंकि 1 साल मैं भी लम्स में गुजार के आया हूँ और मैंने लम्स छोड़ी थी। यस, तो यस। मैं चाह रहा था कि आप उनका जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो फैकल्टी है, जो टीचिंग स्टाफ है, ऑब्वियसली दैट इज वेरी ग्रेट और वहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। आप वहाँ से आने के बाद यहाँ आके थोड़ा आपको शुरू में थोड़ा जो है वो दिमाग थोड़ा ढीला वीला होगा कि यार वहाँ तो टीचर्स बड़े अच्छे अंग्रेजी बोलते हैं, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, यहाँ पे तो उनको अंग्रेजी बोलने नहीं आती। तो ये मसला है। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसी यूनिवर्सिटीज में है जो इतनी रेप्यूटेड नहीं है, वो आए, उनके लिए तो बेस्ट एक्सपोजर नहीं, है यहाँ अगर आने के कोई बाद। स्टूडेंट जैसे मोस्टली इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए तो ये बेनिफिशियल होती है ना स्कॉलरशिप, क्योंकि वो लोग तो अभी यूनिवर्सिटी में एडमिट नहीं हुए हुए होते,
और जो ठीक है। है ये स्कॉलरशिप अनाउंस हो जाती है। प्रॉब्लम फेस होती है ए लेवल्स को, क्योंकि वो एडमिट हो जाते हैं और उसके बाद ये स्कॉलरशिप अनाउंस होती है। तो वो राइट। स्टूडेंट जो इस वक्त फ्री हैं, मतलब कहीं पे उन्होंने अपने आप को एनरोल नहीं किया, उनके लिए तो फायदेमंद है, दे कैन ट्राई एटलीस्ट टू गेट द बिल्कुल सर, इंटरनेशनल एक्सपोजर। डेफिनेटली। साथ आप हर, मैं तो कह रहा हूँ कि आप हंगरी के लिए नहीं, आप तो हर जगह के लिए ट्राई करें। मतलब हाँ, आप हर जहाँ पे भी एप्लीकेशन ओपन है, आपको प्रोग्राम आपको इंटरेस्टेड मिल जाता है, वहाँ जरूर अप्लाई करें। आप खाली हंगरी को ना रखें, सब में अप्लाई करें, एंड एट द एंड ऑफ द डे चूज द बेस्ट ऑप्शन दैट यू हैव यस, अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक तो एजुकेशन होता है, फिर इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है, जैसे मैंने बताया कि इवन इफ द फैक्ट दैट इफ आई एम नॉट इवन सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन दैट आई एम receiving in Hungary, I am still like very much happy about the opportunities that I got after coming in Hungary. मेरे ख्याल से अगर मैं पाकिस्तान में होता तो मैं इस एक्सचेंज प्रोग्राम जिसमें मैं अमेरिका लास्ट ईयर गया था, उसमें मैं ना जा सकता। यस, पाकिस्तान में there's a अमेरिका का possibility. वीजा मिलना कोई आसान बात नहीं होती है, और मैंने देखे हैं अपने दोस्तों को, उनकी रिजेक्शन आई है प्रॉपर किस्म की। उन्होंने अप्लाई किया था, नहीं मिलता है वीजा वहां से। यहाँ से ये कि आपको प्रॉपरली आपका एक प्रोसेस था, और मुझे आसानी से वर्क वीजा जो था वो मिल गया। स्टूडेंट भी नहीं, वर्क एक्सचेंज वीजा मुझे जो मिल गया अच्छा, अमेरिका में। जबरदस्त, दैट्स गुड। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। आप डिपेंड करता है कि आपका जो है वो लेवल इंक्लिनेशन जो है वो किस तरफ ज्यादा है। आप अगर आप सिर्फ एजुकेशन के बारे में ही आप इंक्लाइंड हैं कि आपकी अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए और बस पढ़ाई अच्छी हो, और सब चीजें तो होती रहेंगी, पढ़ाई अच्छी हो, तो फिर पढ़ाई अगर आपकी बात करें तो अगर आप पाकिस्तान में देखें अच्छी यूनिवर्सिटी से, फिर आप वहीं पे अपना जो है वो कंटिन्यू करें। लेकिन आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर गेन करना है, आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए, इंटर्नशिप्स वगैरह करनी है, और जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखना है, तो फिर ये बेस्ट मौका है आपका इस स्कॉलरशिप में आने के बाद। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, फूड के हवाले से कुछ बताएं। सर फूड यहाँ पे खुद बनाना पड़ता है, और मैं क्या बताऊँ आपको। कुक बन गए यहाँ आने के बाद। और हाँ, नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स जो भी आना चाह रहे हैं वो कुछ ना कुछ कुकिंग एक्सपर्टीज अपने साथ रखें, मतलब ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। सर वो कहते हैं हल्का ना कि वो फुल्का। आखिर में मजबूरी सब सिखा देती है। हाँ, ये मैं तो कुछ है। सीख के नहीं आया था, खुद सीख के नहीं आया था। मैं यहाँ पे अब आने के बाद, मैं यहाँ ये लोग मेरा खाना खाते हैं तो मुझे कहते हैं यार तू तो मास्टर शेफ बन गया यहाँ आने के बाद। अच्छा, तो चलो, बंदा फिर जब मजबूरी होती है तो मास्टर शेफ बन जाता है। सही, जबरदस्त। तो तो खुद दैट, बनाना पड़ता है यहाँ आने के बाद, हाँ ये तो है ना, मतलब यू हैव टू खुद बनाना। स्ट्रगल, मतलब दिस इज नॉट ओनली एजुकेशन, दिस इज आल्सो स्ट्रगलिंग पार्ट ऑफ योर लाइफ, जिसमें आप बहुत राइट। कुछ सीख रहे होते हैं, नॉट ओनली विद द एजुकेशन आई गेस। यानी आप राइट। ये सीख रहे हैं कि यार अब अकेले कैसे रहना है, जो स्टूडेंट अकेले नहीं रहा आज तक। आपके पास तो फिर भी पिटारो वालों ने सीधा किया हुआ था आपको, तो आपको अकेले रहने की आदत थी, ठीक है। लेकिन बिल्कुल वो सर। स्टूडेंट जो अकेले नहीं रहे कभी कभी, सबसे पहली चीज तो उनके लिए यही टफ हो जाता है, अकेले कैसे रहना है। तो राइट। यानी ये यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है टू दी स्टूडेंट्स, लर्निंग हर पैराडाइम से, नॉट ओनली विद द एकेडमिक्स, ठीक है। आपको इंटर्नशिप का मौका मिलता है विद डिफरेंट कंपनीज, दो आई थिंक इंटरनेशनल कंपनीज, तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको। आपने भी कहीं मेरे ख्याल से इंटर्नशिप की होंगी फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी जी। पार्ट। जी सर, वो तो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, वो आपको बिल्कुल सर्टिफिकेट्स वगैरह भी देती हैं कि आपकी डिग्री कंप्लीट करने के लिए आपको इंटर्नशिप करना ज़रूरी है, और इसके बगैर आपकी डिग्री पूरी नहीं होती। वो कहते हैं कि अगर आप कुछ पढ़ते हो यहाँ पे तो आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कुछ महीनों का ज़रूर होना चाहिए, ताकि आप जाके वो अपनी फील्ड में परसू कर सकें। तो यहाँ पे तो सब अपॉर्चुनिटीज़ है, प्लस में कंप्यूटर की तो इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे कि हम जो इंजीनियर्स होते हैं दूसरे वाले, वो तो हम जेलस होना शुरू हो जाते हैं कि एक तो कंप्यूटर और आईटी की यहाँ पे, बल्कि यहाँ की नहीं पूरी दुनिया में मैंने ये चीज़ नोट की है कि यहाँ पे कंप्यूटर और आईटी की तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट की है कि इवन अगर आप केमिकल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो यहाँ पे आपको जब प्रोडक्शन फर्म्स में आप काम करते हो, इंडस्ट्रीज में जाते हो, फैक्ट्रीज में जाते हो, तो आपको लोकल्स के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, और उसके लिए आपको लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको जॉब नहीं देते ये लोग। लेकिन कंप्यूटर और जो आईटी वाले स्टूडेंट होते हैं उनको तो काम पूरा लैपटॉप पे करना होता है अपने, हाँ, उनको डेफिनेटली। जरूरत है ही नहीं लैंग्वेज सीखने की बिल्कुल। वो फिर हम लोग जेलस होते हैं, उनकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो इतनी ज्यादा होती हैं।
हम लोग तो फिर भी स्ट्रगल करते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर वाले मैंने किसी को भी नहीं देखा है स्ट्रगल करते हुए, यानी उनके लिए तो मतलब अनगिनत है। जो रेवोल्यूशन या जो बाहर जाना चाह रहा है वो कंप्यूटर फील्ड को जरूर कंसिडर करे। हाँ, मैं चाह रहा हूँ अगर आप हंगरी आ रहे हैं यहाँ पे, तो आप अगर आप कंप्यूटर और आईटी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं। इवन मेरे तो दोस्त हैं, वो खुद सैप वगैरह में भी काम कर रहे होते हैं, सैप में, ओरेकल वगैरह में कंपनीज में काम कर रहे हैं, अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप काम करें, परमानेंटली हम आपको हायर कर देंगे। ओह दैट्स अ गुड ऐसी अपॉर्चुनिटी फॉर देम। ऐसी तो कभी कभी इस चीज़ का फिर दुख होता है हम जैसों को कि यार ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है कंप्यूटर वालों को। ठीक है, जबरदस्त। तो विद दिस पाशा मेरे ख्याल से हमने एक होलिस्टिक पिक्चर स्टूडेंट के सामने रख दी। जो मेरे ज़हन में बिल्कुल था सर। मैंने भी आपसे पूछ लिया, आपके ज़हन में था, आई थिंक आपने भी काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया। तो अगर फिर भी कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन करना चाहेगा तो हम उसका फीडबैक ले लेंगे एंड देन मे बी आई विल पास दोज़ क्वेश्चंस टू यू एंड देन यू मे रिप्लाई इफ यू गेट टाइम। राइट सर, मेरे ख्याल से आप डिस्क्रिप्शन में जो हो वो मेरी डिटेल्स जो हों, हाँ, हाँ। मेरी सोशल मीडिया वगैरह की, तो वो आप भले वो मैं डिटेल्स में ऐड रख देना। कर दूँगा, ठीक है? सो दैट अदर स्टूडेंट कैन कोऑर्डिनेट विद यू। तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली। थैंक यू वेरी मच पाशा फॉर योर टाइम। मेरा ख्याल है इस वक़्त वहाँ पे 6 6:30 हो रहे हैं। साढ़े 6 हो रहे हैं, ठीक है? हमारे पास साढ़े 10 हो रहे हैं, ठीक है? जी चलो, ओके। तो बस अब मैं यहाँ पे सेशन को क्लोज़ करता हूँ, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच।